वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। सो ये जो आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बेसिकली दो टाइप के स्टेटमेंट दे रहते हैं, और एक आपका स्टेटमेंट कहलाता है असर्शन और एक होता है उसका रीजन। अब वो रीजन उसका होता है कि नहीं होता है, ये आपको भी पता उसमें लगाना होता है। और उन दोनों स्टेटमेंट के बाद आपको ऐसे चार ऑप्शंस दिए रहते हैं, इस ऑप्शंस में से आपको चूज करने पड़ते हैं। अब कई लोग को इस ऑप्शन के चूज करने में काफी कंफ्यूजन आते हैं, गलतियां होती है। सो देखिए, सिंपल सी बात है, असर्शन को भी आप एक स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट 1, और रीजन को भी आप एज इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट लीजिए, स्टेटमेंट 2। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो पहले आप इन दोनों को इंडिपेंडेंटली चेक कीजिए। पहले आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिए कि क्या रीजन असर्शन को आपको वैलिड बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये डिसीजन बाद में लीजिए। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पढ़िए और इंडिविजुअली देखिए क्या वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। अगर वो दोनों इंडिविजुअली सही हैं, ठीक है, दोनों ही आपका सही है, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका सिर्फ ए और बी ऑप्शन ही हो सकता है। अगर दोनों सही हैं तो ए और बी में से होगा। तब आप सोचिए कि भाई हाँ, अगर ये दोनों सही स्टेटमेंट हैं तो क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसको हम रीजन कह रहे हैं, वो पहले वाले स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है कि नहीं, उसको वैलिड बना रहा है, वैलिडेट कर रहा है या नहीं, तब वो डिसीजन आता है। शुरू से ही वो डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट दोनों को इंडिपेंडेंटली देखिए और देखिए दोनों सही आते हैं कि नहीं। एक बार दोनों सही हो गए तब आप चेक कीजिए कि ये ए हो या बी होगा। हाँ, अगर मान लो आपको असर्शन आपने पढ़ा और असर्शन पहले ही आपको गलत मिल गया कि असर्शन जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, वो अपने में ही गलत है, तो कुछ मत कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे चले जाइए डी स्टेटमेंट, डी ही सही, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे ही आपने ले लिया कि असर्शन जो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ये डी ही हो सकता है आंसर, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब में ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू है, यही है जहां ए इज फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ही अगर गलत आ जाए, पहला ध्यान दीजिएगा, तब आपको वो चूज कर लेना। या आपको दूसरा गलत मिल जाए तब आप सीधे चले जाइए आर इज ऑल्सो फॉल्स पे। ये आपका आर इज फॉल्स, सी वाला ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। अगर आप देखते हो कि ए ट्रू है पर पहला वाला ट्रू होना चाहिए था, तब आप जा सकते हो आर इज फॉल्स पे। तो इस तरह से आपको एक एक करके डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन विद टाइम। सही स्टेटमेंट है, अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करता है टाइम के साथ। एंड अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट शो एनी मैग्नेटिक इफेक्ट, ये गलत है। अब एसी हो या डीसी हो, करंट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा, तो रीजन आपका गलत है, असर्शन सही है, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, मतलब ऑप्शन सी आपका, इसके अंदर आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है उसको रीजन जो है वो उसको वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि रीजन अपने में ही स्टेटमेंट गलत साबित हो गया। तो आपका सीधे आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउज एसी टू पास, पहला स्टेटमेंट। एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखिए, जो आपका कैपेसिटिव रिएक्शन एक्सी होता है वो होता है 1/ω_c या 1/2πfc। अब अगर आप डीसी लेते हो तो डीसी में फ्रीक्वेंसी होता है 0, तो अगर आप ये 0 यहां पुट करो तो एक्सी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। अगर आप एफ यहां पर 0 पुट करो तो 1/0 ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, अगर रिएक्टेंस इनफाइनाइट है तो वो तो ब्लॉक कर रहा है करंट को, पास ही नहीं होने देगा, ठीक है। और जब आप एसी लेते हो, ये हमने डीसी का बात की थी, जब आप एसी लेते हो तो फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर एफ आपका कुछ फाइनाइट है तो एक्सी भी फाइनाइट होगा, ठीक है। सो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउज एसी टू पास। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसी लॉजिक को लेकर तो हमने पहले स्टेटमेंट को वैलिडेट किया है, तो इसका मतलब इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर है आपका ए, जहां पर ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एट रेजोनेंस द करंट बिकम्स मिनिमम इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। पहले ही पढ़ के पता चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है,
रेजोनेंस का मतलब होता है आई मैक्सिमम होना, ये तो बोल दिया करंट मिनिमम होना, ये तो गलत हो गया। तो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ना सोचना है, रीजन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पता चल गया कि ये पहला गलत है, सीधे चले जाइए डी इज द आंसर, और कुछ नहीं हो सकता इसका। आर को भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन है तीनों चारों में। नेक्स्ट, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स इनपुट एसी वोल्टेज टू आउटपुट। जाहिर सी बात है, स्टेप अप कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो लो से हाई जाएगा। सही है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। मतलब ए बी सी तीनों में से एक ऑप्शन होंगे हमारे, डी तो यहीं पे खत्म हो गया, डी नहीं यूज हो सकता अब, क्योंकि ए तो ट्रू आ गया। अब आर क्या है? इट वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, कोई भी चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करती है, और ये भी आपका नहीं करता है। जब आप एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जब आप देखते हो कि वोल्टेज आपका इंक्रीज कर रहा है, तो उसी रेशियो में करंट आपका डिक्रीज करता है, और ओवरऑल जो पावर जो कि VI होता है, वो आपका इनपुट एंड आउटपुट पावर कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, बारिंग सम लॉसेस। ठीक है, अगर हम आइडियल कंडीशंस में बात करें तो। सो इस तरह से हम बोलेंगे कि हमारा ए ट्रू है, पर आर तो आपका एकदम फॉल्स निकला। एक्सप्लेन करना तो देखो, यहां आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये कब आता है? जब आर ट्रू होगा तब आता है। अब आर ट्रू ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर सी होगा। इसका सी इज द आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, when capacitive reactance is smaller than inductive reactance, LCR circuit EMF leads the current। ये कह रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC is less than XL, तो आपका EMF leads the current। अब देखो, एक इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव अगर सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? I lags E, है ना, करंट पीछे है। ठीक है, अगर आपका एक प्योर इंडक्टिव है, मतलब इंडक्टर वाले केस में आई पीछे रहता है, और अगर एक आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट लोगे तो इसमें आई लीड्स ई। ये हमें पता है, प्योर अलग अलग, माने एसी के साथ सिर्फ इंडक्टर हो या एसी के साथ सिर्फ कैपेसिटर हो। अब यहां बोला है कि दोनों हैं, पर जो कैपेसिटिव वाला है वो छोटा है, कम है। इसका मतलब इंडक्टिव वाला डोमिनेट कर रहा है, वो बड़ा है, तो इंडक्टिव वाला इफेक्ट आपका डोमिनेट कर जाएगा। और इंडक्टिव वाला इफेक्ट अगर डोमिनेट कर गया तो आपका क्या होगा? इंडक्टिव होने से आई लैग्स ई, मतलब कौन लीड कर रहा है? ई लीड करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द सर्किट। सही बात है, स्टेटमेंट अपने में सही है, दोनों ही स्टेटमेंट अपने में सही है। पर सेकेंड स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट का कोई आपको एक्सप्लेनेशन तो मिल नहीं रहा है हमें, दोनों इंडिपेंडेंटली अपने में सही है। इसका मतलब आंसर बी वाला आपका सही है। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप देखिए, जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं तो एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ रहा हूं। पहला पढ़ के डायरेक्टली सेकंड पे जंप नहीं करना, पहले को चेक कर लीजिए। सबसे पहले असर्शन को ही चेक कर लीजिए कि भाई ये सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद आप रीजन पे आइए। Alternating current lags behind the EMF by a phase angle of pi/2 when AC flows through inductor। So अभी हमने ये बात किया था, इंडक्टर के केस में आपका करंट लैग करता है by pi/2। सो स्टेटमेंट तो ये सही है, assertion। Inductive reactance increases as the frequency of AC source decreases। Inductive reactance increases, inductive reactance कितना है? XL, ये होता है ओमेगा L, या होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से एक्सएल भी तो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर यहां बोल रहा है इंक्रीजेस, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, दिस इज सी। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बस कहीं काम खत्म हो गया, सेल्फ में काम नहीं करता, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ में नहीं हो, म्यूचुअल इंडक्शन है। तो अगर पहला ही हमने गलत पा लिया तो अब सेकंड को देख के जाने भी जरूरत नहीं है। ए इज फॉल्स, आर इज ऑल्सो फॉल्स, यही हो सकता है आपको। अगर 4 ऑप्शन आपके दिए तो यही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में देखिए ए को ट्रू रखा गया है।
एक ही में ए को फॉल्स रखा गया, तो अगर पहला ही आपका फॉल्स हो जाए तो दूसरे को पढ़ के आपको टाइम वहां लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे आगे बढ़ जाइए, डी को चूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए। इन सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट द इंपीडेंस इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस। ओके, इंपीडेंस इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस। देखिए Z जो होता है, जो कि इंपीडेंस होता है, वो होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और क्योंकि यहां रेजोनेंस की बात हो रही है तो एट रेजोनेंस आपका एक्सी इक्वल टू एक्सएल होता है। तो ये जैसे ही आप यहां पे लगाओगे एक्सी इक्वल टू एक्सएल, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा Z इक्वल टू आर। तो ये तो एकदम सही बात कह रहा है। इन सीरीज एलसीआर द इंपीडेंस इज इक्वल टू ओमिक। करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सीड्स द कैपेसिटी। ये तो गलत हो गया, हमने तो दोनों को बराबर किया था। देखिए रेजोनेंस में हमने क्या बोला, दोनों बराबर हैं, और ये बोल रहा है एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सीड्स द कैपेसिटी। गलत बात है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला ट्रू, सी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ओके, एसी इज मोर डेंजरस इन यूज देन डीसी। ओके, एसी आपका मोर डेंजरस टू यूज देन डीसी। अब ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है या चीज नहीं है जिसको हम कहीं से डिराइव करें, ये हमारे नॉलेज के आधारित है। ये बात सही है क्योंकि जो वैल्यू आपका इंडिकेटेड रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन में बोला 240 वोल्ट पावर सप्लाई, 220 वोल्ट पावर सप्लाई, 100 वोल्ट पावर सप्लाई, तो जो भी आपको वैल्यू दिया रहता है एसी का क्वेश्चन में, वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू दिया रहता है। दैट आरएमएस वैल्यू इज गिवन। सो अगर आरएमएस आपका बोल रहा है 220 वोल्ट, तो आरएमएस बोल रहा है। तो सिमिलरली अगर आप ले लेते हैं एक 100 वोल्ट एसी और एक 100 वोल्ट डीसी, तो 100 वोल्ट डीसी तो 100 वोल्ट ही है, पर जो 100 वोल्ट एसी है ये इसका आरएमएस वैल्यू दिया होगा, इसका पीक वैल्यू नहीं। इसका पीक वैल्यू कितना होता है, इसका पीक वैल्यू होगा √2 VRMS। तो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। 100 है तो उसमें √2 आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जाहिर सी बात है ये वैल्यू बड़ा होगा। और नाम भी इसका देखिए पीक है, ठीक। सो आपका यहां से क्लियर हो गया कि जब आप एसी वैल्यू लेते हो तो एसी में आपका जो वैल्यू इंडिकेटर रहता है उससे ज्यादा वैल्यू उसका मैक्सिमम वैल्यू है। सो इसीलिए एसी आपका ज्यादा डेंजरस है। इट इज बिकॉज द पीक वैल्यू इज एसी ग्रेटर देन द इंडिकेटेड। वही बात जो हमने एक्सप्लेनेशन में ली, देखिए रीजन वही बात कह रहा है कि क्योंकि जो पीक वैल्यू है वो इंडिकेटेड वैल्यू बेसिकली आपका आरएमएस वैल्यू है, उससे वो ज्यादा रहता है। कितना ज्यादा, √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकेंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए आपका ए आंसर होगा। इसका आंसर होगा आपका ए। ओके, सो जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, द VRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 4√2 314T इज 4 वोल्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है दैट इज 4√2 sin 314T, इसका जो आरएमएस वैल्यू है वो आपका VRMS वैल्यू जो है वो 4 वोल्ट है। तो यहां तो हमको कैसे पता चलेगा, तो इसको आप जनरल इक्वेशन पहले लिख लीजिए। ऐसे हमेशा ऐसा अगर आपको देखना हो तो जनरल इक्वेशन लिख लो। जनरल इक्वेशन से क्या होता है, कंपेयर करके आपको वैल्यूज पता चल जाएंगी। सो देखिए यहां पर ये इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब पीक वैल्यू हो गया 4√2 और ओमेगा के साथ ये है, तो ये आपका ओमेगा हो गया 314। अब ओमेगा हमें यहां नहीं चाहिए, हमें इससे मतलब है। तो अगर V0 इज 4√2 तो VRMS कितना है, देखो V0 होता है आपका √2 इंटू VRMS। सो यहां से आपका VRMS जो हो जाएगा वो हो जाएगा V0 बाई √2। ओके, तो V0 कितना है, 4√2 है, उसको √2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये तो स्टेटमेंट सही कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू आपका 4 है, तो असर्शन इज राइट। अब रीजन में क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 4√2। सही बात है, पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग इज 4√2, ये भी सही है। पर क्या ये सिर्फ हमें जानने से कि पीक वैल्यू आपका 4√2 है, हम आरएमएस 4 होगा ये हम नहीं जान सकते जब तक हमें ये रिलेशन ना पता हो। तो ये रिलेशन दोनों के बीच का एक्सप्लेनेशन को बताता है, जो कि रीजन ये रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो इसीलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। सो दीज आर दी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन।
देखिए ये जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके सेक्शन बी में आते हैं। अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा हो तो उसके सेक्शन बी में आते हैं, जिसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 20 आउट ऑफ 24। इस 24 में से 5 क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन के होने वाले हैं। असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन। सो अगर आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आप 24 में से 5 इन्हीं से आप असर्शन रीजन के अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन बी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो काफी टिपिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वो आपके एनालिसिस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और जनरली जो सेक्शन ए के हैं वो आपका उसमें ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए सेक्शन बी में असर्शन रीजन को अगर आप प्रिफर करें तो आपका इसमें स्कोरिंग हो सकता है, अगर आप असर्शन रीजन वाले पार्ट को अच्छे से कर सके। सो ये हो गए आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।